हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कल एसएससी ने सीजीएल 2024 के प्री की आंसर की का लिंक जो है शाम को अपडेट किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया कि शाम को तुरंत थोड़ी देर तक तो लिंक काम किया, उसके बाद काम नहीं किया और रात को 12-1 बजे के आसपास फिर से वेबसाइट ढंग से काम करने लग गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना। तो इस सेशन में, छोटे सेशन में हम 2 पॉइंट्स पर मेनली बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का ये पहला अटेम्प्ट था उनने अभी आंसर की देखी है ना, अगर एनालिसिस नहीं किया ये वाला तो जरूर करना, और इसको मतलब लॉन्ग टर्म में इस पर अगर आप काम करोगे तो आगे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे। बाकी कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए टेलीग्राम पर, ठीक है, जिनके पास भी नंबर है कि सीजीएल 24 के लिए सर हम क्या करें, मेंस की प्लानिंग करें ना करें, उस बारे में बात करूँ कि क्या मिस्टेक्स आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे फटाफट से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी आंसर की एनालाइज नहीं करी तो एक बार करना। तो आप एक चीज पाओगे कि सर हम ये सोच रहे थे कि हमारे 140 से 145 सवाल सही हो जाएंगे, लेकिन जब अब हमने देखा तो हमारे 120 सवाल के आसपास ही सही हो रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? सिली मिस्टेक्स। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, देखो जो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे और इधर उधर जा रहे हैं। मॉक टेस्ट हम दे ही नहीं रहे प्रीवियस ईयर वाले, और हम 1-2 मॉक टेस्ट दे के जा रहे हैं एग्जाम में, और वो भी इधर उधर के। यार जो सवाल गलत हुए ये देखोगे आप, ये पाओगे कि यार वो सवाल तो हमने मतलब इजी था एकदम, हम कर सकते थे, हमारा छूट गया। जो गलत हुए वो बड़ी सिल्ली मिस्टेक्स हो गई। यानी 90% पेपर को आप वेरी इजीली कर सकते हो अटेम्प्ट, अगर आपने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है। हमें पहले काम करना है यार, जो भी सवाल आ रहे हैं पहले उसके पीछे भागे। लेकिन हम भागने कहाँ लगते हैं, क्या आ सकता है, इस सवाल को मात्र 2% स्टूडेंट्स कर पाए, वो सवाल हम देखना चाहते हैं। हाँ या ना? अरे पहले वो देखो भाई, जो 98% लोग कर सकते हैं, उन 98% जिसको 98% सही कर सकते हैं वो भी हम गलत कर जाते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर हड़बड़ी में। ठीक है, तो इस चीज पर काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज स्कोर बनाएगी। एक इस लेवल पर आना है हमें कि यार 135 सवाल करके आए तो 130 सवाल सही हो गए, है ना। तुक्के वगैरह का मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में लगभग 100% एक्यूरेसी के नियर अबाउट आने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। दूसरा, बाकी कौन सी शिफ्ट कैसी थी, आसान थी, कौन कैसे था, एवरेज स्कोर आप देख सकते हो। रैंक मित्रा का मैंने लिंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, वहां पर आप अपने मार्क्स और शिफ्ट डाल के अपनी रैंक देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि टेलीग्राम पर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर 24 की मेरे को तैयारी करनी चाहिए मेंस की या नहीं करनी चाहिए, है ना। एक स्टूडेंट था जिसने क्या कहते हैं कहीं जॉब कर रहा था, उसने जॉब छोड़ी, अभी उसका अटेम्प्ट उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया। उसने पूछा सर क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी सी बातें, बट उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। चलिए तो कहानी पर आते हैं। तो एक कहानी मेरी ही है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा जो फेज होता है वो आपकी लाइफ में भी आ ही रहा है, और आप इस कहानी से रिलेट कर पाओगे। बिल्कुल आपसे मैं हमेशा काम की बात करता हूं। तो चलिए कहानी या रियलिटी को करते हैं स्टार्ट। तो यार होता क्या, सीजीएल 14 का मैंने प्री दिया और एज पर माई एक्सपेक्टेशंस पेपर उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया। ऐसा हम सबके साथ होता है, हम सोचते हैं यार ये लेवल करके आएंगे, उससे थोड़ा डाउन रह जाता है। बट फिर भी जो है मैंने मेंस की तैयारी करने का डिसाइड किया और मैं जो है दिल्ली गया। हमारे टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं, ये तो कोरोना के बाद 2020 के बाद ही आई हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि मैंने प्री की जो तैयारी थी अपने शहर आगरा से करी थी, और वो बहुत मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता था तब कोर्स। अभी की तरह है नहीं कि पूरा कोर्स हमें मिल गया, तो कई सारे चैप्टर्स छूट भी गए थे। तो दिल्ली तब मानते थे कि हाँ यार पूरी तैयारी करनी तो वहाँ जाना है, तो मैं वहाँ गया। ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पर कि यार मेंस क्लियर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने तैयारी को पूरा फुलफिल करने की कोशिश करी, पहला स्टेप वो लिया। सेकंड थिंग इज, जब आंसर मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया प्री का, तो मेरे कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, तो तैयारी थोड़ा कम मन से चल रही थी। एक दिन बड़ा हताश हुआ, मैंने कहा इस बार ना तैयारी कर ले रहे हैं मेंस की, फिर घर जाएंगे, फिर केवल घर बैठकर ही प्री मेंस दोनों ही देंगे अच्छे से। तो हमारा दिमाग बेसिकली क्या करता है यार, हमें हमेशा बचाने की कोशिश करता है। यार ये वाला छोड़ देते, अगली बार देंगे। ऐसा होता नहीं होता है कि जैसे छोटे जब हम लोग थे कि एग्जाम आ रहा है तो हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ रहे हैं। क्यों?
सोचते तो हमेशा थे कि अगले सेमेस्टर में फर्स्ट डे से पढ़ेंगे, लेकिन दिमाग कहता क्या है कि यार देख 6 महीने तू अपनी ऐसी तैसी कराएगा, इससे अच्छा आखिरी में 6 दिन करा लेंगे, है ना। उसी प्रकार से वो जो मेंस का टाइम है, एक डेडलाइन दिख रही है कि यार फलाने दिन पेपर है, तो हमारा दिमाग सोचता है कि यार ठीक है अगली बार देंगे, हमारे नंबर तो बहुत कम है। ऐसा एक दिन आया और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अभी ये अटेम्प्ट मिला है, मेरा प्री क्लियर हो गया, तो मुझे मेंस अवश्य देना चाहिए। आपके साथ अभी क्या होता है, जैसे अभी हो रहा है कि वही अभी आप फेज 1 में चल रहे हो कि यार मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा पता नहीं। प्री क्लियर हो गया तो भी लगेगा कि यार मैं अब देने जाऊं एग्जाम या ना देने जाऊं, सेंटर दूर पड़ा है, पास पड़ा है, हाँ है ना। तो भाई उस अटेम्प्ट को आपको यूटिलाइज करना है। कई स्टूडेंट्स का प्री नहीं क्लियर हुआ, आपको मौका मिला है, उस मेंस को दे के आओ, डेफिनेटली लर्निंग मिलेगी। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि करेंगे, ठीक है, दे के आएंगे। और विद गॉड ग्रेस उस टाइम पर मुझे जो है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा थी। और अगर मैंने उस टाइम पर दिल की सुन ली होती तो यार नहीं दे रहे, रह जाता। और और जब एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मेरे को मिली तब मेरी 3850 रैंक थी, क्योंकि मेंस वेंस की तैयारी मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन और यहाँ वहाँ से कर ली थी, तो मेरा मेंस ढंग से नहीं हुआ। फिर जब मुझे गलतियां पता चल गई, घर बैठ के तैयारी करी प्री मेंस, और क्योंकि मेरी रैंक थोड़ी डिसेंट आ चुकी थी, है ना, मेरी 3850 रैंक आ गई थी, दैट्स वाई मैंने मेंस दिया अच्छे से और मेरी फिर ऑल इंडिया रैंक 71 आ गई। तो कुल मिलाकर जो भले पहले 10 नंबर से ही हम पास हुए थे और वो तैयारी करी, फिर एक पोस्ट मिल गई, न दिया होता मेंस तो वो रैंक रह जाती, उस वजह से नेक्स्ट सीजीएल में प्रेशर रहता और हो सकता है टॉप 100 में रैंक ना आ पाती, मैं अपनी मनचाही पोस्ट ना ले पाता। तो समरी क्या है समझ पाए यार। देखो कई बच्चे होते हैं वो पूछते हैं सर प्री देने जाऊं नहीं जाऊं, दूर पड़ा है, कुछ किए बिना पछताने से अच्छा है करके पछताना। तो जो अटेम्प्ट आपको मिल रहा है ना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो। भाई कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी ओवर एज हो गई, वो ये अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे, उन सब चीजों को समझो। मेंस देने का मौका मिल रहा है तो देने जाना है, मेंस की तैयारी अवश्य करनी। अब कुछ पॉइंट्स पर आ जाते हैं, आई होप थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाए, एक भी बच्चा रिलेट कर पाया हो तो बहुत अच्छी बात है उस कहानी का, है ना। कहानी नहीं है मेरी, असली वो है क्या, जो भी है कहते हैं असली कहानी है। चलो, तो सबसे पहला आपका सवाल है कि सर क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं यार आपसे ये पूछता हूं बस कि न करने का फायदा क्या है। अगर मान ले आपको उम्मीद है 50-50 है कि यार हो सकता है नहीं हो सकता है और आपको अगला सीजीएल देना ही है, तो न तैयारी करने से कुछ फायदा है क्या, बताओ। ये रहा हमारा मेंस का जो भी हमारा एग्जाम होगा उसका मतलब फॉर्मेट। भाई पहले आपका पेपर होएगा मैथ्स रीजनिंग का एक, जो कि आपका 60 मिनट्स का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स होंगे। जैसे ही 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगी तुरंत आपका नया वो खुल जाएगा पेपर, जिसमें कि इंग्लिश जीके होगा, 45-25 क्वेश्चन होंगे। फिर इसके लिए 60 मिनट होंगे, 135 नंबर, ये 75 नंबर, एक सवाल 3 नंबर का, नेगेटिव 1/3 यानी 1 नंबर की। फिर जैसे ही ये खत्म होगा फिर तुरंत कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जिसमें 20 सवाल होंगे, ठीक है, और उसके बाद कितना 20 मिनट होंगे और 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 18 नंबर लाने हैं। सही है। तो ये पूरा सब कुछ कितना हो गया, 60 मिनट 60 मिनट 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट, जो अब तक हमें बैठने की आदत नहीं थी। प्री केवल 60 मिनट का था, 1 घंटे का, उसी में हम 2 बार अपना फोन देख ले रहे थे, है ना, जब मॉक दे रहे थे। अब 2 घंटे 20 मिनट आपको लगातार बैठना है, तो ये बैठने की भी आदत बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक रहेगा, फिर आपका टाइपिंग वगैरह का टेस्ट हो जाएगा। तो मैं इससे ये बात कहना चाह रहा हूं कि अभी तक आप ये तो दे ही रहे थे, लगभग सिमिलर फॉर्मेट है, केवल इंग्लिश में थोड़े सवाल बढ़ गए हैं। 10 कितने सवाल बढ़ गए, 25 तो आ ही रहे थे, 20 सवाल यहाँ बढ़ गए, यहाँ 5-5 सवाल बढ़ गए और यहाँ पर उतने ही सवाल है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स में आपके 2 टॉपिक ऐड हो गए, ठीक है, एक आपका स्टैटिस्टिक्स ऐड हो गया और आपका एक कौन सा ऐड हो गया, डीआई में थोड़ा सा स्टैटिक्स और अपना प्रोबेबिलिटी, ये 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, बाकी स्टैटिस्टिक्स लगभग वहां तक हमारा था ही, वेरिएंस वगैरह ही तो ऐड हो गया बस। तो बहुत मिनिमम चीज, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो वो सब सेम है, एक कंप्यूटर टाइपिंग और ऐड हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन करनी ही करनी चाहिए। भाई प्री क्लियर हो गया, फिर रहोगे कि यार मेंस की इससे अच्छा हम तैयारी कर ही लेते। मेंस मतलब कि अभी चलो उस बात पर आएंगे कि आपको करना क्या है, वो सजेशंस पर भी आएंगे। ये बहुत यार मतलब मुश्किल प्रश्न है जो आपको अपने आप से करना चाहिए। ये सिर्फ किसी के कहने से, मेरे कहने से, किसी और के कहने से आपको डिसाइड नहीं करना है। क्या कि यार देखो इस पर थोड़ा सा
2-4 मिनट बात कर लेते हैं कि क्या मुझे CGL 25 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 80 नंबर आ रहे हैं, है ना। 80 नंबर वाले को तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मेंस की तैयारी में लग जाओ, है ना। 80 नंबर डेफिनेटली जनरल कैटेगरी आपका क्लियर नहीं होएगा, 100% है। और अब आप सोच रहे हो क्या मैं अब से CGL 25 की तैयारी पे लग जाऊं, तो यार इसके लिए ना कुछ सवाल आपको अपने आप से करने। पहला कि यार मैं कितने साल से तैयारी कर रहा हूँ, है ना। दूसरा, क्या मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। केवल मेरे नंबर इतने आने का कारण यही है कि मेरा मॉक टेस्ट मैंने ढंग से नहीं दिए थे प्रीवियस ईयर के, है ना। और तीसरा ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन अपनी कैसी है, जॉब, एज वगैरह देख सकते हो। ये कुछ पैरामीटर्स आपको अपने आप से देखने हैं। जैसे मान लो आपका यार तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, सिलेबस आप पूरा कर चुके हो, फिर भी 80 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको अपने प्लान बी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए कि यार ये नहीं तो क्या। यार सच बता रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट्स 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि यार यहाँ पर आप आ तो जाओगे कंपटीशन के फील्ड में अपने मन से, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। मन हर बार कहेगा कि यार शायद इस बार हो जाए। उस उम्मीद के चक्कर में कहाँ हम साल दर साल अपनी एक साल खोते जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। कि बच्चा आता तो 20 साल पर अंदर कंपटीशन में, निकलते निकलते जब तक उसकी एज नहीं हो जाती 30 साल, तब तक ही वो देते रह जाता है। तो वहां पर बीच में ही हमें अपने आप को रोकने की आवश्यकता है कि यार क्या ऐसा है क्या, मुझे बताओ कि मैं कहूँ 5 साल में एग्जाम में देते रहूंगा हर साल तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार 10 लाख कम से कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यार पकड़ लो 10,000 वैकेंसीज होंगी, 9,90,000 फिर भी बढ़ गए, 10,000 कम हुए, अगली साल 3 लाख और बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, और जरूरी नहीं, बिल्कुल ऐसा 101% जरूरी नहीं है कि 5 साल हम बैठे रहें, 10 साल बैठे रहें तो जॉब लगी जाएगी। तो जो भी हमारा प्लान भी है उसके देखो 1-2 साल आप अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करो। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी जॉब नहीं लगी है, मतलब इसमें CGL या कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, तो आप अपने प्लान बी की तरफ बढ़ जाओ। कोई जॉब है, कुछ भी चीज है, वो करना शुरू कर दो। और उसके बाद प्रैक्टिस तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, 2 घंटे रोज दोगे, सैटरडे संडे को आपको छुट्टी रहेगी, तब अगर आप मेहनत कर लोगे तो निकलने की संभावना होगी। जॉब लग जाएगी कहीं तो प्रेशर कम हो जाएगा कि अरे यार ठीक है। सोचो एक बच्चे के पास जॉब ही नहीं है, वो केवल तैयारी कर रहा है 5 साल से, एक बच्चे ने जॉब ले ली 15,000 की, 10,000 की जॉब उसने करना शुरू कर दी, थोड़ा तो रिलैक्स होगा। अगर जो 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, जॉब नहीं लगी, दूसरा 2 साल के बाद उसने कोई जॉब कर ली छोटी मोटी, फिर 5-7 साल के बाद वो थोड़ा तो स्टेबल हो जाएगा पहले बच्चे के मुकाबले। बस ये बात समझाना चाह रहा हूं। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब क्विट करने की सोच रहे हैं कि यार मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, ये बड़ा हेक्टिक है, इसके बाद में प्रिपरेशन करूंगा, जॉब लग जाएगी, ठीक है। ये तो वो है जो हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो मेन बात मैं यही कह रहा हूँ, यही बात फ्रेशर्स को लर्न करनी है, समझनी है। कि हम सोचते हैं ना कि अरे ठीक है 1-8 साल में हो ही जाएगा। जब याद रखो इस बात को, जब होना होगा तो पहले 1 या 2 अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। कोई भी पोस्ट चाहे मिल जाए, लेकिन पहले 1 या 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा देखी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात फैक्ट है। रीजन क्या है कि पहले अटेम्प्ट में एक तो हमारे अंदर जुनून ज्यादा होता है कि यार हर चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होता है, पॉजिटिव हमारे को फीडबैक या पॉजिटिव हमें सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स का। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है हम खुद पर भी सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, वो सेम चीज फिर से पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ी बातें आने लगती हैं, आस पड़ोस से बातें आने लगती हैं। तो इस बात को समझ जाना, ये सीरियस मतलब मैटर है कि अगर आप यहाँ तैयारी में आ रहे हो ना तो आ जाओ, लेकिन पूरा मूड बना के आना कि हम यहाँ पे एकदम जी जान लगा देंगे। फिर आप ये सोचो कि फालतू के काम भी कर लेंगे, सोशल मीडिया भी कर लेंगे इसको साथ साथ, यहाँ जो आपने 1-8 साल वेस्ट कर दिए तो बहुत प्रेशर एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर कभी और बहुत डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक समझदार को इशारा काफी कि जब आ रहे हो ना तैयारी में तो 1-8 साल गवा मत देना जब सबका सपोर्ट मिल रहा है, बाद में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, जॉब छोड़ के आ रहे हो तो सोच लेना है कि 1 साल भाई जी जान एक कर देंगे। ठीक, ये वाली बात भी होगी। तो फाइनल सजेशंस क्या है भाई, देखो अब क्या चीज कहाँ से पढ़ो वो चीज करने में मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। CGL 24 की स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने बनाई है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर आपको उसका थंबनेल वगैरह दिख रहा होगा, 1 घंटे की वीडियो थी। वहां पर नीचे आप देखोगे तो हर चीज पर बात की हुई, इंट्रोडक्शन भी होगा, फिर क्या कहते हैं फ्रेशर के लिए स्ट्रेटजी, फिर क्या कहते हैं रिपीटर्स के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, फास्ट कहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारी बातें यहाँ बताई हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यार ये है कि हमारा मेंस जो है दिसंबर के आसपास हो सकता है, तो अभी ये टाइम नहीं है कि हम हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो। वीक पार्ट पर काम करना सबसे पहले बेहद ज़रूरी है,
कि भाई हमें क्या कहते हैं ज्योमेट्री में दिक्कत आती है तो वो पहले देखो, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है वो देखो, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है उसको देखो, जीके हमने कभी पढ़ाई नहीं वहां नंबर कम रह रहे हैं, उस वीक पार्ट पर सबसे पहले दबा के काम करने की जरूरत है, रिमेनिंग की तो प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसके बाद यार देखो ट्राई करो कि आप किसी भी पेड कोर्स को परचेज ना करो, लोग बोल देंगे हमारे इतने सिलेक्शन हो गए, हमारे इतने सिलेक्शन हो गए। सच्चाई पता है क्या, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपने जहां से भी पढ़ा है वो कोर्स बढ़िया है, या जो भी आपने नोट्स बढ़ाए हैं वो बढ़िया है। तो प्री तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका, मैं मानता हूँ 80% सिलेबस क्लियर होगा। 80% मतलब इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके पूरे का 80% आपने मेहनत करी हुई है। बाकी वो जो 20% है वो उस पर आपको काम करना है, उसके लिए आप फिर से कोर्स लोगे, फिर शुरू से शुरू करोगे तो पता चला आपका ये 80% भी बिगड़ गया, इसकी संभावना बहुत हाई है। आपने प्री क्लियर किया है यानी जिस कोर्स से आप पढ़े हो वो इट इज अप टू द मार्क। आप देखो दो चार टॉपिक अगर आपको देखने तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, हर एजुकेटर ने अपनी तरफ से बेस्ट वो टॉपिक पढ़ा ही रखा होगा, जो पहले आया उसको देख लो, डेफिनेटली कुछ लर्निंग मिलेगी, उसे 2x पर देख पाओगे क्योंकि पहले से आपको कुछ नॉलेज तो है ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। अगर कोर्स ले लिया ना तो फिर अटक जाओगे, फिर निकलना मुश्किल होगा, समय कम है और मेन रीजन है अब टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होने वाला है। क्यों, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, टाइपिंग भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी, और फिर एक चीज को हम नए से सिरे से पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, आप टाइम टेबल बना रहे हो कि मैं इंग्लिश इतने टाइम पढ़ूंगा, मैथ इतना पढ़ूंगा, रीजनिंग इतना, जीके इतना, टाइपिंग इतना कर दूंगा, है ना, कंप्यूटर इतनी देर पढ़ लूंगा, तो कई बार होगा क्या कि आप अपने टाइम टेबल को मीट नहीं कर पाओगे। आपने सोचा तो था, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हैं, तो भले आज आपने इंग्लिश 3 घंटे पढ़ लिया, मैथ नहीं पढ़ पाए तो कल मैथ पढ़ लेना। ये चीज को मॉनिटर करते रहो कि हाँ यार सारी चीजें बैलेंस में चल तो रही हैं, हर एक वीक में देखते रहो, एक वीक का टारगेट बनाओ या रोज का टारगेट बनाओ, उसको मीट करने की कोशिश करो। रोज का तो खैर एक भी टॉपिक रह गया तो मीट नहीं होगा, एक वीक का टारगेट बनाओ कि यार मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और उसको फिर एक वीक के बाद देखो कि वो चीज अपनी हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे सर मेंस के लिए आप बैच लाओगे, देखो मैं आज तक मेंस के लिए कोई बैच नहीं लाया हूँ, तो आगे भी नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि मेंस के लिए एज सच अलग से कुछ सिलेबस नहीं है, होता तो एसएससी देती कि भाई अब जो है मेंस में हम ये अलग करेंगे, सेम सवाल पूछे जाते तो उसका कोई मतलब फायदा नहीं है कुछ लाने का, मेन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस की जो बात है, प्रैक्टिस डेफिनेटली मैं करवाऊंगा, मतलब कि जैसे अभी सीजीएल का पेपर हुआ, 1-2 दिन में क्या करेंगे हम, इसके बेस्ट क्वेश्चंस 8-10 पेपर में उठाऊंगा, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको उठा लूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐसी सीएचएसएल जितने भी एग्जाम्स हम पीछे जा सकते हैं उनको करेंगे। बाकी डिटेल्ड रिवीजन जो बैच है मुझे पता है वो बीच में छूटा है, उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।